गजाला के घर में रहकर हम दोनों न सिर्फ कर्नल का दुख बांट सकेंगे बल्कि वहां रहते हुए आजादी के साथ अपना काम भी कर सकेंगे। सुल्तान शाह ने भी मेरी इस ख्याल की तायद की और हम दोनों एयरपोर्ट से सीधे गजाला के घर जा पहुंचे। कर्नल जवार जैदी सामने आया तो उसका चेहरा फिरते गम से सुता हुआ था और आंखों में खौफ और वीरानी रची हुई थी। ना उसने जुबान खोली, ना हम दोनों ही उससे कुछ कह सके और यूं तीनों खामोशी के साथ ड्राइंग रूम में जा पहुंचे, जहां शम्मा खिलाफे ममूल एक सोफे पर उदास बैठी हुई थी। मुझे देखती ही उसकी मखमूर निगाहें कुशादा हो गई, लबों के गोशे कपकपाए और बेइख्तियार वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रो पड़ी। मेरी बच्ची, तनवीर बेटे, मेरी बच्ची मुझे दिला दो। वो कहाँ रह गई, कहाँ चली गई? वो तो कभी इजाजत लिए बगैर घर से कॉलेज भी नहीं जाती थी। हम कहाँ जाएं, कहाँ तलाश करें उसे? रोने से कुछ हासिल ना होगा शमा, कर्नल ने भराई हुई आवाज में बीवी को दिलासा देते हुए कहा। वो मुझे भी उसी कदर अजीज थी, लेकिन देखो कहीं मैं रो रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा था। उसकी आवाज गुलगेर थी, आंखों से मोती टपक रहे थे। या और बात थी कि वो आवाज से नहीं, दिल की गहराइयों से रो रहा था। थोड़ी देर बाद जज्बाती फिजा कदरे साजगार हुई तो कर्नल की जुबानी मुझे पूरे वाकये का इल्म हुआ। उसके किसी करीबी सहेली की शादी थी। उस सिलसिले में पिछले दिन 2 मरतबा उसके पास फोन भी आया और वो अपने बाप की इजाजत से अपनी सहेली की शादी की तैयारियों में हाथ बटाने चली गई। अलबत्ता उसने ये एहतियात की थी कि घर से जाते हुए अपनी मां का बुर्का ओढ़ लिया था ताकि बआसानी पहचानी न जा सके। पिछली शाम कर्नल के मुझसे टेलीफोन पर राब्ते के बाद जब 6 बज गए और गजाला वापस घर न पहुंची तो कर्नल ने गजाला की सहेली के घर फोन किया। वहां से मालूम हुआ कि गजाला सिरे से वहां पहुंची ही नहीं थी। इत्तला पाते ही सदमे से कर्नल की हालत अबतर होगी। जब वो कुछ संभला तो उसके पास मेरा कोई सुराग नहीं था, लिहाजा मजबूरी की हालत में उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वारदात संगीन थी, लिहाजा थाने से फौरन ही एक अफसर उसके घर आ पहुंचा। कर्नल के बकौल उसकी तफ्तीश का अंदाज जारहाना बल्कि एक हद तक हतक अमेज था। उस वक्त तक उसने थाने की रोजनामचे में गजाला की गुमशुदगी का इंदराज नहीं किया था और मुसर था कि अगर अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो 1-2 ऐसे नाम भी रिपोर्ट में शामिल होने चाहिए जिन पर अगवा में मुलव्वस होने का शुबा हो, और अगर किसी पर शुबा नहीं है तो अगवा के बजाय घर से फरार की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। उस ज़मन में तफ्तीशी अफसर का सारा जोर उसी एक नुक्ते पर रहा था कि गजाला का मेल जोल किन मर्दों से था। हम जमातों में किसी उसकी बेतकल्फी थी। शादी और मंगनी के सवाल को कर्नल ने सफाई से उड़ा दिया, क्योंकि गजाला की मुझसे निस्बत का इकरार करने के बाद उसे मेरे बारे में भी बहुत कुछ बताना पड़ता, जिससे वो गुरेज करना चाह रहा था। आप फिक्रमंद न हो, मैं अपने तौर पर उसे तलाश करवाऊंगा। शहर में मेरे भी कुछ वसाइल हैं, अब उनसे काम लेने का वक्त आ गया है। मैंने पूरी कथा सुनने के बाद कहा, लेकिन कब? कर्नल कर्मनाक आवाज में बोला। मेरे लिए तो एक एक लम्हा भारी गुजरा है। उसकी गुमशुदगी के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि इस दौर में दरिंदा सिर्फ लोगों के दरमियान एक बेटी का बाप होना कितना बड़ा आसाप है। मैं फुरेरी से लेकर रह गया। इस कदर मायूसी भी अच्छी नहीं। मैं अपनी मुहिम का आगाज इसी वक्त कर रहा हूँ। शमा की आंसू से झिलमिलाती हुई आंखों में उम्मीद की चमक नमूदार होगी और उभराई हुई आवाज में बोली, तुम ही कुछ कर सकोगे बेटा। ये तो इस हादसे पर अपनी रही सही हिम्मत बिहार बैठे हैं। मैं वहां से उठकर फोन के करीब जा बैठा। कर्नल ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपनी बीवी को वहां से उठा ले गया। मैंने जहांगीर का नंबर मिलाया तो तीसरी घंटी पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में जहांगीर की बीवी सलमा की ख्वाबनाक आवाज आई। मैं डैनी बोल रहा हूँ। जहांगीर कहाँ है? मैंने नर्म और संजीदा लहजे में कहा। ओह डैनी। मुझे पहचानते ही उसकी आवाज से नींद के असरात फौरन काफूर हो गए। कहाँ गायब है आप इतने दिन से? वो हस्बे मामूल मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मेरी जात में उलझ गई। इसी शहर में हूँ, कई बार फोन किया लेकिन तुम घर पर होती ही नहीं हो। जरा जहांगीर से मेरी बात करवा दो, बहुत जरूरी काम है। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि तुम फोन करते रहे हो। वो बेतकल्फाना लहजे में बोली और मैं हैरान रह गया कि जहांगीर उस्मानी के इस लबो लहजे को कैसे नजरअंदाज कर सकेगा। बताता कौन? तुम नहीं थी तो जहांगीर से गपशप कर ली और अब उसको फोन किया तो तुमसे गपशप करना पड़ रही है। तो अपनी ख्वाबगाह में बड़े होंगे। उसने बेपरवाह लहजे में कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि थोड़ी देर के लिए तुम उन्हें भूलकर मुझे ही से बात करते रहो? तुमसे बात करके मेरे दिल का गुबार हल्का हो जाता है, वरना इस शहर में तो तुम्हारे दोस्त की वजह से मुझे बेसूर होना पड़ता है। मैं फिर फोन कर लूंगा। मैंने खुशामदाना लहजे में कहा, इस वक्त एक जरूरी बात करनी है। आजकल तुम दोनों अलहदा कमरों में क्यों रह रहे हो? बस उसी से अंदाजा लगा लो कि बात किस हद तक संगीन होगी। उसके कमरे में फोन नहीं है क्या? हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? रिसीवर पर उसकी तल्ख आवाज उभरी। जो शख्स मेदे से खोपड़ी तक विस्की में गर्क होकर सोता हो, उसे फोन की घंटी तो क्या तोप का धमाका भी नहीं उठा सकता। तुम लाइन होल्ड करो, मैं किसी मुलाजिम के हाथ फोन उनके कमरे में भिजवा कर उन्हें उठवाती हूँ। होश में हुए तो बात कर लेना, लेकिन मैं कल तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। लाइन पर सन्नाटा छा गया। खासे तवील सकूत के बाद नींद और नशे से लटराती हुई जहांगीर की आवाज सुनाई थी। मैं डैनी बोल रहा हूँ, क्या तुम इस वक्त बात करने के काबिल हो? डैनी, आहा मेरे दोस्त। उसकी आवाज से जाहिर हो रहा था
कि उस वक्त वो बुरी तरह नशे में था। मैं तो बहुत काबिल हूँ, सिर्फ 7 जमात पढ़ा हुआ हूँ, और तू साले दोस्त बनकर मेरी काबिलियत पूछ रहे हो। तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने गुस्से में अपना निचला होंठ काटते हुए उसकी दिमाग की कैफियत आजमाने के लिए पूछा। होगी कहीं पड़ी हुई, उससे क्या लेना है तुम्हें? वो बहका हुआ जरूर था, लेकिन खोपड़ी से बिल्कुल ही बाहर नहीं था। मैंने नपे तुले अल्फाज में अपना सवाल मुरत्तिब किया, फिर पूछा, पिछले 36 घंटों में तुमने A2 के लिए क्या काम सरअंजाम दिए हैं? जवाब में उसने A2 को एक गंदी सी गाली दी, फिर बोला, वो बुरा या भला जो कुछ भी है, ये मेरा और उसका मामला है। तुम कौन होते हो इस बारे में पूछगिछ करने वाले? तुम्हारे भले को पूछ रहा हूँ। उसने बनाए हुए लहजे में दरमियान से मेरी बात काट दी। ज्यादा खैरख्वाही जताने की कोशिश न करो, मैं अपना बुरा भला खुद समझता हूँ। अपना मतलब बताओ, इतनी रात गए मेरी नींद क्यों खराब की है? नशे की झोंक में वो उचट गया था, लिहाजा उससे मजीद बात करना बेकार थी। इस वक्त तुम्हें चढ़ी हुई है, नशा उतरेगा तो सुबह बात करूंगा। ये कहते हुए मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसे क्यों फोन किया था? सुल्तान शाह ने फौरन सवाल दाग दिया। गजाला से किसी को कोई प्रख्वाश नहीं थी, उसे A2 के किसी अरकारे ने अगवा किया है। मेरा ख्याल है कि शायद जहांगीर को इस बारे में कुछ इल्म हो और उससे मुझे कोई सुराग मिल सके, लेकिन वो इस वक्त नशे में बदहाल हो रहा है। और रक्षी के बारे में क्या ख्याल है? अब उसी की तरफ जाऊंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। वो बहुत मक्कार औरत है, फोन पर टाल देगी, दूबदू बात होगी तो वो मुझसे कुछ न छुपा सकेगी। मैं वहां बैठा उससे बातें करता रहा। उसे असना में कर्नल शमा को उसकी ख्वाबगाह में छोड़कर वापस आ गया। मैंने उसे अपने जाने के बारे में बताया तो वो भी साथ चलने पर मुसर हो गया, लेकिन मैं किसी न किसी तरह उसे डालने में कामयाब हो ही गया। फिर अपने सूटकेस से एक बेआवाज पिस्तौल और कुछ फाजल राउंड्स लेकर वहां से रक्षी के घर के लिए रवाना हो गया। अस्टोन हाउस एक वसी व अरीज इमारत थी और उस एतबार से शायद मनहूस भी कि उसे अपनी बिन ब्याही बीवी के नाम पर खरीदने के चंद ही रोज बाद कासिम उसे आबाद करने की आरजू दिल में लिए जहन्नम वासिल हो गया था। जहां तक मुझे इल्म था, रक्षी उस इमारत के एक हिस्से में तनहा रहती थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी रात गए अपने फाटक पर उभरने वाली किसी अजनबी दस्तक का जवाब देगी। लेकिन मुझे देखकर हैरत हुई कि दूसरी दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया और एक अधेड़ उम्र लेकिन तवाना शख्स गेट लैंप की रोशनी में मेरा जायजा लेने लगा। उसकी आंखों में नींद के आसार बाकी थे, लेकिन एक अजनबी को अपने मद्दे मुकाबल पाकर वो पूरी तरह मुस्तद और चौकन्ना नजर आ रहा था। मुझे मिस रक्षी से मिलना है, मेरा नाम डैनी है, मैंने नर्म लहजे में कहा। मेरा नाम सुनकर उस शख्स की आंखों में चमक सी लहराई और यकायक मुझ पर 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि उसने गैर मुतवक्के तौर पर किसी वहशी सांड की तरह सर झुकाकर पूरी कुव्वत से मेरे सीने पर टक्कर रसीद की थी और मैं संभलने की कोशिश में नाकाम होकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर गया। उस शख्स ने मोहलत दिए बगैर फुर्ती के साथ मेरी पिंडलियां पकड़कर मुझे अंदर घसीट लिया। मेरी पूरी कुव्वत से फिजा में टांग चलाई और उसकी गिरफ्त से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। फिर मैं फुर्ती से लोट लगाकर पुख्ता फर्श से उठा तो उसके हाथ में लंबे पल वाला एक चाकू चमकता हुआ नजर आया। उस वक्त उस अधेड़ उम्र आदमी का चेहरा बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। आंखों में खून की प्यास उतर आई थी और वो दाहिने हाथ में किसी पेशावर मशाक कातिल की तरह चाकू तोड़ रहा था। वो निहमाक और तवज्जा की जंग थी। मैं एक लहजे के लिए भी उसके चाकू वाले हाथ से निगाह हटाता तो पूरा पल मेरे बदन में उतर जाता। मैंने अपनी जेब से बेआवाज पिस्तौल निकालने का इरादा आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया और उसके हमले के इंतजार में अपनी जगह तब्दील करने लगा। उसने कई बार फिजा में चाकू को मेरी तरफ लहराकर भपकियां दी, लेकिन मैंने उसका मुद्दा समझते हुए हर बार मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। अगर उसे मेरे किसी मखसूस रद्द-ए-अमल का अंदाजा हो जाता तो उसी पहलू को दबाकर मुझ पर कामयाब वार करने की कोशिश करता, लेकिन मैंने उसका वो आजमाइशी हर बार यकसर नाकाम बना दिया। उस वक्त मुझे शदीद हैरत हो रही थी कि बज़ाहिर सीधा और बेज़र्र नजर आने वाला वो शख्स किस कदर खतरनाक साबित हुआ था। फिर यह कि रक्षी उसे कहां से पकड़ लाई थी और ये कि उसे मुझसे क्या बर्खास्त थी जो मेरा नाम सुनते ही लड़ने मरने पर आमादा हो गया था। मेरे लिए वो शख्स कतई अजनबी था। फिर यही हो सकता था कि रक्षी ने उससे मुलाजम रखते हुए मेरे बारे में कुछ खतरनाक हदायत दी और वो उन पर अमल करने की कोशिश कर रहा। रक्षी से मेरी आखिरी मुलाकात बहुत खुशगवार और दोस्ताना फिजा में हुई थी और ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती थी कि उसके बाद वो अचानक ही मेरे खिलाफ हो गई हो, बजुज उसके कि गजाला पर उसने हाथ डाला हो और अब मेरी तरफ से किसी इंतकामी कार्रवाई से खाइफ होकर उसने मुझसे दूर रहने का फैसला कर लिया हो। रक्षी के बारे में वो ख्याल बहुत ही इस्तेआलंगेज था। मेरे जी में आया कि जेब से पिस्तौल निकाल कर उस शख्स का खात्मा कर दूं, लेकिन ये अमर माने रहा कि हाथ जेब में हुआ तो मैं पूरी तरह मुदाफत न कर सकूंगा। आखिरकार अधेड़ उम्र को शायद वो मौका नजर आ ही गया जिसका वो मुतलाशी था। वो किसी छिलावे की तरह अपनी जगह से उछला और तीर की तरह मेरे ऊपर आया। मैंने फुर्ती के साथ अपने बदन को बाएं तरफ झुकाई दी और उसकी दाहिनी कलाई अपने जिस्म से दूर ही गिरफ्त में लेने में कामयाब हो गया। फिर मैंने तेजी के साथ अपना हाथ ऊपर उठाकर बदन को एक चक्कर दिया। उसकी कलाई मुड़ गई। मैंने उस पर मजीद जोर डाला और वो कराता हुआ नीचे झुकता चला गया। मैंने उसके हाथ से चाकू छीन कर पूरी कुव्वत से उसके पेट में ठोकर रसीद की और वो दोनों हाथों से अपना पेट थाम कर हुर्राता हुआ पीछे उलट गया। उस बार मेरी बारी थी, लिहाजा उसके संभलने से पहले मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल दिया और उसकी तरफ लपका।
उसने शायद पिस्तौल की झलक देख ली थी, क्योंकि वो वहीं पड़े पड़े किसी बेआब मछली की तरह तड़पा और फिर जोंक की तरह मेरी पिंडियों से लिपट गया। बज़ाहिर वो दहड़ उम्र था, लेकिन बेपनाह जिस्मानी ताकत का मालिक था। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने फौरी कार्रवाई न की तो वो मेरी पिंडियों पर दबाव बढ़ाकर मुझे नीचे गिरा देगा। मैंने इत्मीनान से नाल सीधी की और उसके दाहिने शाने में पिघला हुआ शीशा उतार दिया। वह किरेहा चीख मारकर उछला और मैं उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। उस पर निगाह रखते हुए मैंने बढ़कर खुला हुआ दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी की इत्तेफाकी दखल अंदाजी का इम्कान न रहे। वो इलाका ज्यादा आबाद नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उसकी चीख किसी को मुतवज्जा करने का सबब न बन जाए। अदाकारी खत्म करो और अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, मैंने घुराते हुए उसे हुक्म दिया। उसे सर उठाकर मुझे तहकीर अमेज निगाहों से घूरा। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो हथेलियों और पंजों के बल फर्श से उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही ढीठ और बेखौफ साबित हुआ और उछल कर दोबारा मुझ पर आ पड़ा। मेरी नीयत उसे कुछ देर जिंदा रखकर बाज पुरस करने की थी, लेकिन उसे मुसलसल मुजाहमत पर आमादा पाकर मुझे अपनी गुलखलासी की फिक्र लाहक होगी और मेरे पिस्तौल की नाल उसकी बाएं पसलियों में अड़ाकर ट्राइगर दबा दिया। उसके जिस्म को एक शदीद झटका लगा और वो मेरे बदन पर अपनी गिरफ्त खो बैठा। उस बार वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह पुरशोर आवाज के साथ फर पे गिरा था। जल्दी उसने मेरी निगाहों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और मैं गेट लैंप की नाकाफी रोशनी में उसकी तलाशी लेने की नीयत से उस पर झुक गया। खत्म करो ये खेल, उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। अचानक इस जम से एक निस्वारी आवाज आई और मैं बुखलाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नजर न आया। उसी लम्हे तरन्नुम रेज हंसी के साथ दोबारा आवाज उभरी, तुम नहीं देख सकोगे, मैं इधर तारीख राहदारी में हूँ। मैंने इस बार रक्षी की आवाज पहचान ली। वो सरगोशाना लहजे में कह रही थी, इसे घसीट कर मालती की झाड़ियों के पीछे डाल दो और बेधड़क मेरी तरफ चले आओ। मैं बाहर रोशनी नहीं करना चाहती। वो हमेशा ही मेरे लिए नाकाबिले फहम साबित होती रही थी। पहले उसके दरबान ने मेरा नाम सुनते ही मुझ पर कातलाना हमला किया और जब मैंने उसे जेर करके मौत के घाट उतार दिया तो वो यूं मुझे अपनी तरफ बुला रही थी जैसे अंधेरे में छुपी शुरू से सारा खेल देखती रही हो। मैं मुर्ते नहीं ढोता, मैंने झिलाए लहजे में कहा, इधर रोशनी नहीं करना चाहती तो बाहर खुले आसमान के नीचे आकर बात करो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसकी मुतासवाना आवाज उभरी, ऐ मगना बनो, जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। हो सकता है कि इस वक्त बाहर कोई और भी मौजूद हो। मैं उसकी निगाहों में नहीं आना चाहती। मैंने बेजारी के आलम में मरने वाले का हाथ थामा और उसे जमीन पर ही घसीटता हुआ मालती की झाड़ियों तक ले गया। फिर बेरहमी के साथ उसे उठाकर दूसरी तरफ कच्ची जमीन पर लुढ़का दिया। मैं हाथ झाड़ता हुआ अंधेरे में पहुंचा तो मुझे अपने करीब ही रक्षी की आवाज सुनाई थी, मेरे पीछे चले आओ। तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। अगर वो तुम पर काबू पा लेता तो मुझे ये अंधेरे में उस पर गोली चलाना पड़ती। तुम रोज बरोज पेचीदा होती जा रही हो। मैंने उसके कदमों की आवाज पर अंधेरे में आगे बढ़ते हुए कहा, पहले अपने आदमी से कातलाना हमला कराकर खामोशी से तमाशा देखती रही और जब मैंने उसे जेर कर लिया तो अब हमदर्दी जता रही हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें अपना दोस्त समझो या दुश्मन। पल पल में रंग बदलने लगी हो। अंधेरे में उसकी मुख्तसर सी हंसी उभर कर रहेगी। एक मोड़ घूमकर हम रोशन कमरे के सामने पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां मैं पहले उससे मिल चुका था। रोशन ख्वाबगाह में दाखिल होकर वो मेरी तरफ घूमी तो उसके हाथ में रिवाल्वर मौजूद था जिसकी नाल झुकी हुई थी। अब पूछो क्या पूछ रहे थे तुम? उसने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, दोस्त न समझते तो तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? और अगर मैं तुम्हें दुश्मन समझती तो अपने आदमी को तुम्हारे हाथों यूं आसानी से क्यों मरने देती? फिर वो मेरा नाम सुनते मुझ पर क्यों टूट पड़ा था? ओह, तो तुम नाम बता बैठे थे उससे अपना। वो एक गहरा सांस लेकर बोली, यही तो मैं सोच रही थी कि वो अचानक तुमसे क्यों भिड़ गया था। मैं दूसरे दस्तक होने तक वहां पहुंच गई थी और मैंने शुरू से आखिर तक सारी कार्रवाई देखी थी। मैं तुम्हारी वजाहत का मुंतजिर हूँ, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मैं तुम्हारे सामने किसी वजाहत की पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बताती चलूं कि मरने वाला मेरा आदमी नहीं था। मुझे ऊपर से हदायत मिली थी कि आजकल आदमियों की कमी है, लिहाजा कासिम के कारकुनों को समेटने की कोशिश करूं, खासतौर पर इकबाल को अपने करीब रखने की कोशिश करूं। फिर 2 दिन पहले यही शख्स इकबाल के नाम से यहाँ पहुंचा। मुझे हैरत थी कि इसे यह ठिकाना कैसे मालूम हुआ, लेकिन मैं इन लोगों के तरीकाकार से वाकिफ हूँ। उन्होंने मेरी निगरानी के लिए यहाँ तक उनकी रहनुमाई की होगी। दूसरी बात यह थी कि आजकल हर तरफ तुम्हारी तलाश जारी है, जिंदा नहीं तो तुम्हें मुर्दा ही पकड़ने के अहकाम जारी हो गए। इस बारे में मैंने इकबाल को कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो उनका खास आदमी था। शायद उसे बराह रास्त हदायत मिली हो, इसीलिए वो तुम पर हमलावर होगा। मैंने उसे चौकीदार बनाया हुआ था। अच्छा हुआ कि उस काली भेड़ से निजात मिल गई। गोया ये तुम्हें A2 से जहेज में मिला था, यही समझ लो। वो हंसने लगी। इस कदर मलून था कि छुप कर मेरे कमरे में भी ताक झांक शुरू कर दी थी। ओह, वो बाहर से किसी और की निगरानी का क्या किस्सा था? बस एक मुहिम सा इम्कान था। बिला वजह खतरा क्यों मोल लिया जाए? वाकई कोई मौजूद होता तो इतनी धमाचौकड़ी के बाद जरूर दखल दे बैठता, लेकिन मैं अपनी जानिब से कोई बेहतियाती नहीं करना चाहती। मेरे बारे में जारी होने वाली हदायत तो तुमने सुना डाली, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। कौन सी लड़की? उसने हैरत से सवाल किया। जिसकी तस्वीरें बांटी गई हैं। अच्छा हुआ कि तुम जिक्र निकाल बैठे। ये तो बताओ कि वो है कौन?
उसके लहजे में तजस्सुस पैदा हो गया था। सुना है कि तुम्हारे साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक है और शायद वो तुम्हारे साथ काम कर रही है। रक्षी भी एक अजीब ही औरत थी और उसके साथ मेरे मुरासम में हल्का सा कुर्बत का पहलू भी था। मैंने महसूस किया कि आखिरी सवाल करते उसके लहजे में रकीबाना चलन पैदा हो गई थी, लिहाजा मैंने सरसरी अंदाज इख्तियार करना ही मुनासिब समझा। मैंने तो देखा भी नहीं है उसको। मातूब होने से पहले लाहौर से उसकी तस्वीर आई थी मेरे पास। खासी खूबसूरत लड़की है। मेरा फलसफा तो ये है कि अगर A2 को उसकी तलाश है तो लड़की ने यकीनन उसे चूना लगाया होगा। मैं उसे अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। दबाव खासा है लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि कराची ही में है, तुम्हारे अलावा भी कोई और उसकी तलाश में है। तंजीम से मुताल्लिक सारे ही लोग उस काम में लगे हुए हैं। लड़की के लिए लाहौर से भी एक आदमी आया हुआ है। मालूम होता है कि वो लड़की कुछ अहम राज मालूम कर लेने में कामयाब हो गई है, जब भी उसकी तलाश पर इतना जोर दिया जा रहा है। लाहौर से कौन आया हुआ है? कोई सलाम है। ब्लू स्टार के कमरा नंबर 7 में ठहरा हुआ है। कत्ल और अगवा के मामलात का खुसूसी माहिर समझा जाता है और आजकल मुझ ही को जवाबदेह है। सोच रही हूँ उसे मुस्तकिल तौर पर यहीं रोक लूँ। आखिरी फिक्रा उसने मानी के लहजे में कहा था। मालूम होता है कि उससे मुलाकात हो गई है। मैंने मुलामत अमेज लहजे में कहा, तुम्हारे बारे में सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम में इज्जत नफ्स का जर्रा भी एहसास बाकी नहीं। बेकार बातें हैं। वो बेपरवाना अंदाज में बोली। नफ्स की उससे बड़ी इज्जत अफजाई क्या होगी? इसकी तस्कीन का सामान होता रहे। मैं इसे एक आम औरत की तरह होटल ही में मिली थी। उसे शुबा भी हो जाता कि मैं ही सीवंत हूँ तो शायद वो मरकर भी अपने खोल से बाहर निकलने की जुर्रात न करता। बाहर पड़ी हुई लाश का क्या होगा? मैंने मौजू बदलने की नीयत से सवाल किया। किसी से ठिकाने लगवा दूंगी। A2 के लिए ये खबर दिलचस्प होगी कि उसका फरस्तादा मेरे घर में किसी बुज़दिल चूहे की तरह एक नामालूम हमलावर का निशाना बन गया। फिर तुम उसका बंदोबस्त करो, मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। ऐसे कहाँ जाओगे? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली। मेरी नींद खराब की है तो थोड़ी देर शुगल भी करना ही पड़ेगा। वैसे इस वक्त तुम्हारी आमद का मकसद क्या था? वो कैबिनेट की तरफ बढ़ती हुई बोली। मिलने आया था लेकिन खून खराब है ने तबीयत मुकद्दर कर दी है। मैंने नीम दिली के साथ कहा। मुझे तो महसूस हो रहा है इस वक्त तुम्हारे सर पर वही तस्वीर वाली लड़की सवार है और शायद तुम उसी की खोज में आए थे। उसने आई स्कैन से बर्फ के डले गिलासों में मुंतकिल करते हुए कहा। मुझे उसकी तलाश जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। रक्षी से मुझे एक अहम सुराग मिल चुका था। मेरे दिलो दिमाग में गजाला की तरफ से वाकई एक तूफान बरपा था और मैं जल्द अज जल्द ब्लू स्टार पहुंचकर सलाम से दो हाथ करने का फैसला कर चुका था। लेकिन वो मुझे रोकने पर मुसर थी और मैं उसे नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे नाचार वहां ठहरना पड़ गया। रक्षी का ताल्लुक औरतों की उस वाहियात किस्म से था जिनके नजदीक इज्जत, आबरू और वकार का मफहूम बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। वो किसी को भी अपनी ख्वाहिशात के सामने सर झुकाने पर मजबूर करने को अपनी फतेह समझती थी और उस वक्त भी अपनी दानिश में फतेहयाब रहना चाहती थी। लेकिन मुझे उसकी औकात मालूम थी। तड़पता मचलता स्याल उसके दहाने से मैदे में उतरने के बजाय दिमाग में चढ़ता था और मुझे उम्मीद थी कि मैं थोड़ी ही देर में उसे अपने ख्वाबों की जजीरों की सैर में मसरूफ छोड़कर वहां से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। उस रात रक्षी ने मेरे तमाम अंदाजों को शिकस्त फाश दी थी। बाहर पड़ी हुई लाश की फिक्र उसके जहन पर सवार थी, लिहाजा वह अतदाल की हद से तजावुज पर आमादा न हुई और मैं उसे छोड़कर निकल भागने के इरादे को अमली चामा न पहना सका। मेरी रस्तवाज सुबह के 3 बजा रही थी और वह वक्त सलाम से मिलने के लिए कतई नामुनासिब था। लिहाजा मैं रक्षी को अलविदा कहकर वापस गजाला के घर लौट गया। दिल शिकस्ता और सोखता जाग कर्नल मेरे इंतजार में थक कार कर गहरी नींद सो चुका था। अलबत्ता सुल्तान शाह मेरे इंतजार में जाग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लहराई थी, लेकिन मेरे सुते हुए चेहरे पर नाकामी की लकीरें देखकर उसने सब कुछ समझ लिया। फिर क्या किया जाए, किधर का रुख किया जाए? इस तरह तो भाभी का सुराग मिलने से रहा। उसने धीमी आवाज में बोझल सकूत को तोड़ते हुए सवाल किया और मैंने उसे इस्लाम की दरियाफ्त से आगाह कर दिया। सुबह बहुत दूर है, क्यों ना उसे फोन ही कर लिया जाए। उसने तजवीज पेश की। फोन पर कोई बात न हो सकेगी, उल्टा वो होशियार हो जाएगा। मैं उसे बेखबरी में घेरना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया और बात वहीं खत्म हो गई। वो फिक्रमंद था और मैं दिल ही दिल में फिक्रमंद होने के साथ नादम भी था, क्योंकि रक्षी के साथ मैंने जो वक्त गुजारा वो तमाम तर मजबूरियों के बावजूद सरासर ज़ियां साबित हो रहा था।